हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइन यूपीपीएससी। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2017 में पूछे गए हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आज हम पॉलिटी और कुछ क्वेश्चन आपके इकोनॉमी एंड साइंस के क्वेश्चन हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंडियन पॉलिटी का पहला क्वेश्चन है, नागरिकता मूल अधिकार मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 17? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेनी टाइम्स रिपीटेड। तो अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था अनुच्छेद 17 में की गई है। डिटेल देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है। अनुच्छेद 14 से 18 तक में प्रथम मौलिक अधिकार समता के अधिकार का उल्लेख है। अनुच्छेद देख लेते हैं कौन कौन सा अनुच्छेद किससे रिलेटेड है। अनुच्छेद 14 जो है आपका विधि के समक्ष क्षमता की बात करता है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 16 है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 17 है आपका अस्पृश्यता का अंत और अनुच्छेद 18 है आपका उपाधियों का अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विधानमंडल और मंत्रिपरिषद से है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है। कितनी हो सकती है? न्यूनतम 60 और अधिकतम 500 हो सकती है। डिटेल देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 170 में विधानसभाओं की संरचना वर्णित है। अनुच्छेद 170 फर्स्ट के अनुसार अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए 500 से अधिकतम और 60 से न्यूनतम सदस्यों से मिलकर बनेगी। अर्थात अनुच्छेद 333 के अनुसार आंग्ल भारतीय की विधानसभा में नियुक्ति को सम्मिलित करते हुए अधिकतम संख्या 500 होनी चाहिए। परंतु क्या हो गया है, वर्तमान में आंग्ल भारतीय सदस्य की विधानसभा में नियुक्ति को 104वें संविधान संशोधन द्वारा जो है समाप्त कर दिया गया है। तो ये करंट का टॉपिक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र राज्य संबंध प्रशासन जम्मू कश्मीर राज्य से रिलेटेड है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देख लेते हैं कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। जैसे देखिए आपका दिया है पहला, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को क्या कहते हैं? सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1963 में हुई थी। ठीक है, अप्रैल 1963 में हुई थी सीबीआई की स्थापना, ये याद रखना है। ये तो पहला आपका सही दे रहा है। सेकंड है केंद्रीय सतर्कता आयोग। केंद्रीय सतर्कता आयोग को क्या कहते हैं? सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी, ये भी आपका सही है। ठीक, ये आपका सीवीसी कहलाता है। और आपका जो है थर्ड है भ्रष्टाचार निरोधक कानून, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो है आपका 1988 है ये। ठीक है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक, ये आपका 1985 नहीं बल्कि ये क्या है? 1988 है। ठीक है। फिर डी वाला आपका दिया है प्रवर्तन निदेशालय, ईडी जिसे कहते हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ये कब इसकी स्थापना हुई थी? 1956 में हुई थी और यहाँ पे दिया है 2000, तो ये भी गलत हो गया। इसी वजह से ये क्या है आपका 1956। तो यहाँ पे दो ऑप्शन क्या थे? गलत थे, इसलिए आपका इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं था। ठीक है, चलिए दो ऑप्शन गलत था इस वजह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। ठीक, डिटेल देख लेते हैं। भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में 5 जनवरी 1966 को हुआ था। बाद में 1967 ईस्वी में इस आयोग का अध्यक्ष
के हनुमंतैया को बनाया गया था? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने ही सर्वप्रथम भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 31 अगस्त 2005 को बनाया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे? वीरप्पा मोइली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था एवं संविधान संशोधन और अनुसूचियों से है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 70वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया वे हैं कौन से? दिल्ली और पांडिचेरी हैं। ठीक है, डिटेल देखते हैं। संविधान के 70वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में पुदुचेरी और दिल्ली की विधानसभाओं के सदस्यों को शामिल किया गया है। तो यही आपको याद रखना, 70वें संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित होता है? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये ध्यान रखना कि निर्वाचित सदस्य होते हैं, ना कि सभी सदस्य। ठीक है, और क्या होता है, राज्यों की विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य होते हैं तथा दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। देखिए, हर जगह जो वो निर्वाचित सदस्य हैं, सभी सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों यानी सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला है, इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 घ 3 में किया गया है। ठीक है, और दूसरा कथन दे रहा है, यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। तो ऑप्शन इसमें आपका कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है, यानी कि पहला आपका सही है और दूसरा गलत है। डिटेल देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या कम से कम 1/3 स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न भिन्न निर्वाचक क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आवंटित किए जा सकेंगे। इस प्रकार प्रश्नगत कथन एक सही है। अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट आरक्षण की अवधि 70 वर्ष लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व और SC/ST के स्थानों के आरक्षण से संबंधित है, ना कि पंचायतों से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला है, इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया था। दूसरा कथन, इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया था। तो देखिए, इसमें केवल पहला ही कथन सही है। ठीक, दूसरा गलत है, क्योंकि शहरी स्थानीय निकायों को ये जो है 74वें संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया था। ठीक है, तो आपका इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। डिटेल देख लेते हैं। भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया। एक नई अनुसूची 11वीं जोड़ी गई थी, जिसमें 29 विषय रखे गए और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। जबकि 74वें संविधान संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। शहरी स्थानीय सरकार को 18 विषय आवंटित किए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इकोनॉमी से। विकासशील एवं विकसित अर्थव्यवस्था से टॉपिक है आपका। उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है, क्या मापता है? उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को मापता है। उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को मापता है। डिटेल देखते हैं। उत्पादक कीमत सूचकांक उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को मापता है। उत्पादक कीमत सूचकांक की संरचना तथा कार्य विधियां सुझाने के लिए 21 अगस्त 2014 में प्रोफेसर BN गोलदार की अध्यक्षता में एक कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट जो 31 अगस्त 2017 को सौंप दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि उद्योग एवं व्यापार से। भारत के राज्यों में कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन प्रति हेक्टेयर करता है? तो प्रति हेक्टेयर में करता है आपका पंजाब, और ऑल ओवर की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल करता है। डिटेल देखते हैं। देश के कुल चावल उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य का है, जबकि भारत में शीर्ष उत्पादकता जो है प्रति हेक्टेयर में कौन है? पंजाब है और तमिलनाडु है, फिर आंध्र प्रदेश है। ठीक, फर्स्ट नंबर पे पंजाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही कोड का चयन करना। एक तरफ दिया है फसल पौधारोपण या सर्वाधिक उत्पादक राज्य, तो देख लेते हैं।
इसमें आपका ऑप्शन ए सही है। डिटेल देख लेते हैं। जूट का उत्पादन कौन करता है सबसे ज्यादा? तो पश्चिम बंगाल करता है। ठीक। चाय के लिए कौन सा फेमस है, कौन सा राज्य? असम है। गन्ना के लिए आपको पता है उत्तर प्रदेश है, और रबर के लिए केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत के कृषि सामानों के निर्यात में सम्मिलित नहीं है या सहभागी नहीं है? यानी कि कौन सी ऐसी जो है एजेंसी है जो भारत में कृषि के उत्पादों का निर्यात नहीं करती है? नेफेड है, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन है, इफको है, एमएमटीसी है। तो कौन सा नहीं है? आपका इफको नहीं है। ठीक है, आपका इफको नहीं है। ठीक। इफको क्या करता है? ये आपका फर्टिलाइजर से रिलेटेड वस्तुओं का जो है निर्यात करता है। ठीक है। डिटेल देखते हैं। नेफेड, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन एंड एमएमटीसी कृषि उत्पादों की प्रमुख निर्यातक संस्थाएं हैं, जबकि इफको मुख्यतः रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन व निर्यात से संबंधित संस्था है। खनिज और धातु कॉर्पोरेशन व्यापार कॉर्पोरेशन एमएमटीसी की स्थापना जो 1963 में हुई थी, और ये क्या है? भारत की प्रथम ऐसी अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संस्था है एमएमटीसी जिसे सुपर स्टार ट्रेडिंग हाउस का दर्जा प्रदान किया गया है। यह पहला ऐसा सार्वजनिक उपक्रम है जिसे निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान हेतु गोल्डन सुपरस्टार ट्रेडिंग हाउस का दर्जा प्रदान किया गया है। यह भारत से खनिजों का निर्यात करने वाला सबसे बड़ा निर्यातक है। यह संस्था भारत के कृषि उत्पादों के अग्रणी निर्यातकों व आयातकों में भी शामिल है। कंपनी के थोक निर्यात में चावल, गेहूं, दालें, चीनी, चाय, कॉफी और जूट आदि प्रमुख हैं। यानी एमएमटीसी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखना है। खनिज और धातु व्यापार कारपोरेशन। एमएमटीसी का फुल फॉर्म क्या है आपका? मिनरल एंड मेटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में निम्नलिखित में से कौन सट्टेबाज नहीं है? ठीक। दलाल, तिजड़िया, मंदड़िया या स्टैक, कौन सा नहीं है? आपका दलाल नहीं है। ठीक। डिटेल देखते हैं। दलाल स्टॉक एक्सचेंज में मध्यस्थ की भूमिका निर्वहन करता है, ना कि सट्टेबाज का। भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में 4 प्रकार के सट्टेबाज कार्य करते हैं। स्टैग, लेमडक है, तिजड़िया और मंदड़िया, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइंस से रिलेटेड है, भौतिक विज्ञान से आपका। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति कौन सी है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है धारामापी, विभवमापी, डायनामो एंड विद्युत मोटर। क्या हो जाएगा आंसर आपका? आंसर हो जाएगा आपका डायनामो। ठीक है। डिटेल देखते हैं। डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। डायनामो चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। किसी चालक को किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस चालक के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता? किसमें नहीं होता है? केल्विन में नहीं होता। डिटेल है। केल्विन पैमाने में हिमांक को 273 केल्विन तथा भाप बिंदु को 373 केल्विन अंकित किया जाता है, और इनके बीच के अंतर को की दूरी को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक भाग को 1 केल्विन कहा जाता है। इस प्रकार केल्विन पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता। 0 केल्विन का अर्थ होता है 273 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है, और तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा? उनके वेगों का अनुपात 2:3 होगा। कैसे होगा? देखिए, दो की वस्तुएं हैं, जब समान द्रव्यमान है तो अगर दोनों का, एक का द्रव्यमान m मानते हैं, दूसरे का भी द्रव्यमान m हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे समान द्रव्यमान m मान लिया गया है। और गतिज ऊर्जा का अनुपात दिया है आपका, वो 4:9। गतिज ऊर्जा क्या होती है? हाफ mv² होती है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और यही आपका k1 और k2 मान लेते हैं क्योंकि दो वस्तुएं हैं। ठीक है, तो k1 k2 बराबर क्या दिया आपका? 4/5 दिया, यानी 4:5। 4:5 तो अनुपात दिया, इसलिए k1/k2 यहाँ पे देखिए सॉल्व किया गया। हम आपको समझा देते हैं।
K1/K2 दे दिया है क्योंकि 4:5 आपका दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, अनुपात दिया है काइनेटिक एनर्जी का। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², ठीक है। तो पहले में भी देखिए K1 के लिए भी हाफ mv², यहाँ पे देखिए 2 वेग है इसलिए ये हाफ mv1² और सेकंड वाले में K2 के लिए हाफ mv2² कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए 1/2 कैंसिल हो जाएगा, यम कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बच जाएगा यहाँ देखिए, ठीक है, क्या बच जाएगा आपका K1/K2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा V1² बचेगा। और यहाँ पे आपका K1/K2 क्या दिया हुआ है 4/9 दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे देखिए आ गया है आपका V1² V2² इक्वल टू 4/9। यहाँ पे V1² और V2² का क्या लिया वर्गमूल ले लिया गया है जो कि आएगा 2/3। तो V1/V2 यानी V1/V2 का अनुपात क्या जाएगा 2/3। तो इस तरह ये सॉल्व किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उष्मा की निम्नलिखित इकाई कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है? सेंटीग्रेड, कैलोरी, अर्ग और जूल। तो यहाँ पे कौन सी नहीं हो जाएगी? सेंटीग्रेड नहीं हो जाएगी। सेंटीग्रेड क्या है? ये ताप की इकाई, सेंटीग्रेड ताप की इकाई है तथा अर्ग जो है वो उष्मा की सीजीएस इकाई है। सीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड होता है। और कैलोरी और जूल जो है वो उष्मा की एसआई मात्रा की यानी इंटरनेशनल सिस्टम है, ठीक है। इस प्रकार कैलोरी, जूल और अर्ग उष्मा की इकाइयां हैं। ये तीनों जो है कैलोरी, जूल और अर्ग जो है ये तीनों उष्मा की इकाई है, लेकिन सेंटीग्रेड जो है वो ताप की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका केमिस्ट्री से है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शाकनाशी है? कौन सा है? ब्यूटाक्लोर जो है वो आपका शाकनाशी है। और यहाँ पे डिटेल भी दिया है। क्लोरपायरीफॉस खरपतवारनाशी है। और यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया है कार्बेंडाजिम जो है वो कवकनाशी है। और सी ऑप्शन में है फिनोल्फॉस जो है वो कीटनाशी रसायन है, ठीक है। और ब्यूटाक्लोर क्या है आपका? ये शाकनाशी है। तो आपका चारों याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता? कौन सा नहीं किया जा सकता? पीवीसी क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है जो कि आपका जैव निम्नीकृत यानी ये नष्ट नहीं होता, ठीक है। जबकि सेलुलोज है, प्रोटीन है, स्टार्च, ये सभी जो है नष्ट हो जाते हैं, ठीक है, अपघटित हो जाते हैं। डिटेल देख लेते हैं इसका। जैव निम्नीकृत पदार्थ उसे कहा जाता है जो प्राकृतिक एजेंट जैसे कवक, बैक्टीरिया, पैरावैज्ञानिक किरणों आदि की सहायता से विघटित हो जाते हैं, जैसे सेलुलोज, स्टार्च और प्रोटीन। जबकि वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से विघटित नहीं होते उन्हें जैव या गैर जैव निम्नीकृत पदार्थ कहा जाता है, जैसे स्क्रैप धातुएं यानी जो बेकार धातु हो जाती है, स्क्रैप जैसे कार वगैरह है और बहुत सारी चीजें हैं। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है आपका प्लास्टिक गैर जैव निम्नीकृत पदार्थ हैं, पर्यावरण के प्रत्यक्ष प्रदूषक के रूप में ये कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है? एल्यूमिनियम, यहाँ पे एक तरफ दिया है आपका अयस्क और एक तरफ दिया है आपका धातु, ठीक है। तो कह रहा है बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है, हाँ है। एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट, ठीक। सिनेबार जो है क्या ये कॉपर का है? गलत है। कॉपर का अयस्क सिनेबार नहीं होता। सिनेबार जो होता है वो पारा का अयस्क होता है, ठीक। पारा का अयस्क होता है सिनेबार। और कॉपर का अयस्क कौन कौन से होते हैं? यहाँ देखिए आपका दिया है कॉपर का अयस्क पाइराइट और क्यूप्राइट है, ठीक है। जिंक का कैलेमाइन है और आयरन का हेमेटाइट है। ये सब सही है आपके। कौन सा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कॉपर का है, ठीक है, यही सुमेलित नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पति विज्ञान से। समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है। समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है किसका? तो आयोडीन का होता है। डिटेल देखते हैं। समुद्री घास आयोडीन का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है। आयोडीन एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जो बढ़ते शिशु के मस्तिष्क विकास और थायराइड प्रक्रिया के लिए अनिवार्य होता है।
यह शरीर के तापमान को भी विनियमित करता है। आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग होता है। चूंकि आयोडीन शरीर में जमा नहीं होता, इसलिए हमें इसे दैनिक आहार में लेना पड़ता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? इसकी आवश्यक नहीं है, ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। डिटेल देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश तथा हरित लवक यानी क्लोरोफिल की सहायता की उपस्थिति में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं फॉर्मूला 6CO2 + 12H2O gives C6H12O6 + 6H2O + 6O2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अमरबेल तना परजीवी, चंदन जड़ परजीवी, आर्कडादी पादप एपिफाइट या घटपर्डी जलोद्भिद। कौन सा सही हो जाएगा इसमें आपका? घटपर्डी। तो घटपर्डी को नेपेंथिस भी कहते हैं। ठीक है, तो घटपर्डी जो है जलोद्भिद नहीं होता, बल्कि क्या होता है? ये कीटभक्षी होता है। ठीक है, कीटभक्षी होता है, कीटभक्षी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव चिकित्सा विज्ञान जंतु विज्ञान से क्वेश्चन है। निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? स्त्रीलिंग हार्मोन कौन सा होता है? एस्ट्रोजन होता है। डिटेल देखते हैं। मुख्य रूप से अंडाशय से उत्पन्न एस्ट्रोजन महिलाओं में प्रजनन और यौन विकास में मुख्य भूमिका निभाता है। यह दो प्रकार का होता है, एस्ट्राडियोल और एस्ट्रियोल। एंड्रोस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन नर सेक्स हार्मोन है, जबकि थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला मुख्य हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विटामिन डी सुखंडीय सूखा रोग, विटामिन सी मसूड़ों से खून आना, और ऑप्शन सी है गठिया और ऑप्शन डी है B1 बेरी बेरी। कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? तो आपका विटामिन ए जो है दिया है आपका क्या? गठिया। यही आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि विटामिन ए से क्या होता है आपका? रतौंधी होता है। ठीक है, रतौंधी होता है विटामिन ए से। चलिए देखते हैं डिटेल इसका। प्राकृतिक अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिक एसिड के शरीर में जमाव से गठिया अथवा गाउट नामक रोग होता है। तो गठिया को गाउट नाम से भी जानते हैं। ये दोनों ही नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, गठिया के जगह गाउट दे दिया तो कंफ्यूज हो जाए नहीं। आगे देखते हैं। जबकि विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। विटामिन बी की कमी विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है। विटामिन डी का कैल्सिफेरॉल है। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है इसमें? डिक्लोमाइसिटिन टाइफाइड नासी, बी दिया क्रिस्टल वायलेट पूर्तिरोधी, ऑप्शन सी दिया है क्विनेन या कुनैन मलेरिया रोधी, या एस्पिरिन निश्चेतक। कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसमें? तो आपका एस्पिरिन जो है ये निश्चेतक नहीं, बल्कि क्या होता है? ये दर्द निवारक होता है। दर्द निवारक, दर्द निवारक होता है। ठीक है, चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। क्लोरामाइसिटिन जो है ये टाइफाइड नासी होता है। क्रिस्टल वायलेट पूर्तिरोधी जो यहाँ पे कह रहा है, तो क्रिस्टल वायलेट को जेंटियन वायलेट भी कहते हैं। इसका अन्य नाम है जेंटियन वायलेट। इसका यूज कहाँ होता है? जैसे आपका कपड़ा है, कागज है, उसकी डाई करते हैं, और आपका बॉल पॉइंट पेन है, ब्लू और इंकजेट प्रिंटर है, और तो इन सब चीज़ों में इसका यूज़ होता है क्रिस्टल वायलेट का। और भी बहुत सारे यूजेस हैं इसके। और चलिए आगे देखते हैं। क्विनेन या क्विनेन जो है वो मलेरिया रोधी है। एस्पिरिन है आपका दर्द निवारक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सामान्य 70 किलोग्राम भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो ये लगभग होती है आपका 5000 ml। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला जो है आपका क्या होता है? अगर रक्त की मात्रा किसी मनुष्य में निकालनी है तो उसका वेट जो होता है, ठीक है, वेट इनटू क्या कर देते हैं? 7% होनी चाहिए, तो 7/100 कर देते हैं। बस आपका वेट पता होना चाहिए, तो वेट में 7/100 कर देंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, कि उसके वेट के अकॉर्डिंग उसके शरीर में कितना ब्लड होना चाहिए। ठीक है, डिटेल देख लेते हैं इसका।
एक सामान्य वयस्क में रक्त की मात्रा उसके कुल भार का लगभग 7% होती है। ठीक है, रक्त की मात्रा निकालने के लिए देखिए 70 × 7/100 कर दिया गया 4.9 किलोग्राम, यानी कि लगभग 5000 मिलीलीटर ब्लड होना चाहिए एक वयस्क मनुष्य के शरीर में। तो अगर हमें किसी का भार पता है एग्जैक्ट, तो हम उसके शरीर में निकाल सकते हैं कि कितना खून होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो अम्लों में विघटित करता है? तो प्रोटीन को एमिनो अम्ल में विघटित कौन करता है? पेप्सिन नामक एंजाइम करता है। डिटेल देखते हैं, लैक्टेज एंजाइम जो होता है वो लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में विघटित करता है। जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज और फ्रक्टोज को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करता है। यूरिएज एंजाइम यूरिया का जल अपघटन कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया में करता है, जबकि पेप्सिन एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड और एमिनो अम्लों में विघटित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवाणु भोजियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है और सही कोड का चयन करना है। पहला आपका कथन है जीवाणु भोजी वायरस होते हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। दूसरा दिया है जीवाणु भोजी आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त होते हैं। तो इसमें आपका दोनों कथन सही है। डिटेल देखते हैं, बैक्टीरियोफेज यानी जीवाणु भोजी ऐसे विषाणु होते हैं जो केवल जीवाणु के ऊपर आश्रित रहते हैं और उन्हें संक्रमित करते हैं। इनमें डीएनए पाया जाता है और ये आनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? तो मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम गॉसमर रेशम कहलाता है। ठीक है, डिटेल देखते हैं, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम को गॉसमर रेशम कहा जाता है। जर्मनी के ऑर्लेंगन न्यूरेमबर्ग स्थित फ्रेडरिक अलेक्जेंडर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के अनुसार गॉसमर रेशम कृत्रिम हृदय के ऊतक बनाने में कारगर हो सकता है। उल्लेखनीय है कि रेशम की संरचना व यांत्रिक स्थिरता देने का कार्य फाइब्रोनिन प्रोटीन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से और एक तरफ है आपका प्रजाति। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आपका अलसी, ये सूर्या दिया है। अलसी की जो प्रजाति है सूर्या नहीं है। सूर्या जो है आपकी, ये किसकी प्रजाति है? सूर्या ये पपीता की है। सूर्य पपीता की प्रजाति है। बाकी सभी ऑप्शन जो आपके सुमेलित हैं, यानी कि वरोड़ा जो है वो सरसों की प्रजाति है, मटर की प्रजाति सपना है, मूंगफली की कौशल है। ठीक है, चलिए आगे इसका डिटेल देख लेते हैं। सरसों की प्रजाति वरोड़ा है, मटर की सपना है, पपीता जो है सूर्या की है और कौशल जो है वो मूंगफली की प्रजाति है। अलसी की प्रजाति में देख लेते हैं क्या क्या है। गरिमा है, श्वेता, शुभ्रा, लक्ष्मी 27, पद्मिनी, शेखर, शारदा, मऊ, आजाद, गौरव, सिख, रश्मि, पार्वती और रुचि हैं। अलसी की बुआई जो अक्टूबर के अंतिम माह में अलसी की बुवाई अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से नवंबर के प्रथम सप्ताह तक की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। गेरुए गेहूं में पाए जाने वाला रोग है। अगैत झुलसा आलू में पाए जाने वाला रोग है। झूठ कर्ण यानी फॉल्ट स्मट जो जौ में पाए जाने वाला रोग है और खैरा धान में पाए जाने वाला रोग है। इसमें कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं, कौन सा सही नहीं है? तो झूठ कर्ण स्मट जो है ये जौ में नहीं पाया जाता, बल्कि ये जो है धान में पाया जाता है। ठीक है, ये रोग जो है धान फफूंदी जनित रोग झूठ कर्ण फॉल्ट स्मट का संबंध धान की फसल से है, ना कि जौ। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आपको क्लास अच्छी लगी होगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।